हो गई। नमस्कार भाई, सभी लोगों को मोस्ट वेलकम है आज के सेशन में। क्या हाल चाल है आप लोगों के? बताइए जल्दी से। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। देखेंगे ध्यान से। पहला है, भारत और बांग्लादेश के मध्य गंगा नदी पर क्या संधि हुई थी? दोस्तों 1996 की बात है, जब भारत और बांग्लादेश के बीच में संधि हुई थी। और इस संधि में कहा गया था कि भाई हम 30 साल के लिए समझौता कर लेते हैं गंगा नदी के यूटिलाइज को लेकर के। तो 2026 में ये पूरी हो जाएगी। आगे बात समझ में? 2026 में क्या होगी? ये पूरी होगी। 2026 में ये संधि जो है ये पूरी हो जाएगी। और याद रखना, यहां पर सबसे बड़ी बात किसके पानी को लेकर के है? गंगा नदी के पानी को लेकर के ये पूरी की पूरी परियोजना जो संचालित की गई थी। अगले में कह रहा है, व्हाट इज द सेंट्रल हाईलैंड एंड एक्सप्लेन इट्स एक्सटेंशन। देखो, अरावली, विंध्याचल, अरावली है, विंध्याचल है, फिर मेवाड़ का पठार है, फिर है मालवा का पठार, फिर है बुंदेलखंड का पठार, फिर है बघेलखंड का पठार। ठीक है। इन सब को अगर मिला दिया जाए तो इसी को कहा जाता है केंद्रीय उच्च भूमि। और इस केंद्रीय उच्च भूमि का जो पूर्वी एक्सटेंशन है, पूर्वी विस्तार है, इसे कहा जाता है छोटा नागपुर। छोटा नागपुर का पठार कहा जाता है। तो अब क्योंकि भारत के बिल्कुल मध्य में स्थित है, इसीलिए इसे कहा जाता है हमारे भारत का केंद्रीय उच्च भूमि, यानी कि सेंट्रल हाईलैंड के नाम से इसको जाना जाता है। भारत और नेपाल के मध्य क्या विवाद है? भारत और नेपाल के मध्य दोस्तों विवाद जो है वो है, एक तो काला पानी का क्षेत्र है, एक क्षेत्र है लिम्पियाधुरा। काला पानी के बाद कौन सा क्षेत्र है? लिम्पियाधुरा है। एक है लिपुलेख, एक है सुस्ता गांव। ये सभी क्षेत्र जो हैं भारत और नेपाल के मध्य विवादित हैं। ये क्षेत्र उत्तराखंड और नेपाल के बीच विवादित हैं। ये क्षेत्र बिहार और नेपाल के बीच विवादित है। ये डिस्प्यूट यहां पर चल रहा है। वेयर इज द हाईएस्ट व्हीट प्रोडक्शन इन इंडिया? अगर मैं गेहूं की बात करूंगा तो गेहूं दोस्तों कौन सी क्रॉप के अंतर्गत आता है? गेहूं आता है रबी क्रॉप के अंतर्गत, रबी फसल के अंतर्गत आता है। इसको ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? इसको ग्रो करने के लिए मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, और मॉडरेट ही इसको करने के लिए चाहिए रेनफॉल। आगे बात समझ में? मॉडरेट टेम्परेचर और मॉडरेट रेनफॉल चाहिए। अगर मैं प्रोडक्शन की बात करूंगा तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन करता है? तो मेरे दोस्त, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन पूरे वर्ल्ड में करता है चाइना, और इंडिया में करता है यूपी। यूपी के बाद करता है पंजाब, फिर करता है एमपी, फिर करता है हरियाणा। गेहूं के उत्पादन को वृद्धि करने के उद्देश्य से ही हमारे भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, जो 1966-67 में एम एस स्वामीनाथन जी के द्वारा चलाई गई थी, जिसका उद्देश्य था कि हमारे भारत में गेहूं के उत्पादन को बढ़ावा देना। ज्वालामुखी क्रिया में कौन सी गैसें बाहर निकलती है? देखो, ज्वालामुखी क्रिया को बोला जाता है इरप्शन। क्या कहा जाता है? इरप्शन या उद्गार कहा जाता है। ज्वालामुखी क्रिया को उद्गार कहा जाता है। उद्गार में बाहर निकलता है मैग्मा। और जो मैग्मा होता है, इस मैग्मा में क्या क्या होता है? मैग्मा की अगर मैं बात करूंगा तो मैग्मा में होती हैं गैसेस, और गैसेस में होता है वेपर। एक होता है हाइड्रोजन सल्फाइड, CO2, SO2। ये सभी गैसेस बाहर निकलती हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूंगा, सबसे ज्यादा कौन सी गैस बाहर निकलती है? वाटर वेपर निकलती है 85%। हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो जहरीली मानी जाती है, पॉइजनस गैस होती है ये। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूंगा तो इसमें और क्या खास है? इसके अलावा अगर मैं बात करूंगा तो मैग्मा गैसेस के साथ साथ इसमें निकलती हैं मेल्टेड मेटल। मेल्टेड मेटल्स निकलती हैं इसमें, और निकलते हैं आग के गोले, यानी कि फायर बॉल। और निकलते हैं आग के गोले यानी फायर बॉल, यानी कि अग्निपिंड बाहर निकलते हैं। तो ये ज्वालामुखी क्रिया है।
और ज्वालामुखी क्रिया का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ज्वालामुखी क्रिया नहीं होगी तो अर्थ के अंदर ब्लास्ट होने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि अर्थ अपना एक्स्ट्रा प्रेशर रिलीज नहीं कर पाएगी। अमेजन बेसिन क्या है और ये क्यों प्रसिद्ध है? जब कभी भी हम साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट को देखते हैं तो इस साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, ध्यान से सुनना, क्या स्थित है यहाँ पर एक नदी है जिस नदी का नाम है अमेजन। तो इस नदी के क्षेत्र को ही अमेजन बेसिन कहा जाता है। यहाँ पर पूरे विश्व के सबसे घने वर्षा वन पाए जाते हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा घने वन पाए जाते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है पृथ्वी के फेफड़े। क्या कहा जाता है इनको? पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा ये माना जाता है कि ये ऑक्सीजन का उत्पादन कर रहे हैं। बायोडाइवर्सिटी के लिए वाला क्षेत्र जाना जाता है, और ये क्षेत्र कार्बन को एब्जॉर्ब करने के लिए जाना जाता है, क्योंकि वन है, वन प्रकाश संश्लेषण करेंगे तो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेंगे, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेंगे, ऑक्सीजन को रिलीज कर देंगे। तो इस प्रोसेस से अमेजन बेसिन जो है इन्हें वर्षा वन के नाम से भी जाना जाता है। सबरीमाला मंदिर कहां पर स्थित है? केरल की अगर मैं बात करूंगा तो दोस्तों पटनामिथिट्टा करके एक जिला पड़ता है यहां पर एक नदी है जिस नदी का नाम है पंबा नदी। इस नदी के किनारे पर ही है सबरीमाला मंदिर। सबरीमाला मंदिर की अगर मैं बात करूंगा तो ये किसके लिए फेमस है, कौन से गॉड के लिए फेमस है? तो ये मंदिर है अयप्पा भगवान का। लॉर्ड अयप्पा का टेम्पल है, जिनको ब्रह्मचर्य का रूप माना जाता है। यहां पर फीमेल को एंट्री नहीं दी जाती थी, मेंस्ट्रुअल साइकिल उनमें पर मंथ रिले होती है। मासिक धर्म की समस्या मानते हुए इस मंदिर में फीमेल को जाने की आज़ादी नहीं थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब इस मुद्दे को पहुंचाया गया तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में यहाँ फीमेल की एंट्री जो हो पॉसिबल हो पाई है। तो संविधान में भी इसका जिक्र होता है। डोवर जल संधि किस किस को अलग करती है? ये है यूनाइटेड किंगडम, ये है दोस्तों फ्रांस। तो इनके बीच में क्या क्या स्थित है? एक तो डोवर जल संधि है, और डोवर जल संधि के साथ साथ इनमें और क्या क्या है? यहीं पर है इंग्लिश चैनल। डोवर स्ट्रेट के साथ साथ क्या है यहाँ पर? इंग्लिश चैनल है। ये दोनों को अलग करने का काम करती है। 1974 की बात है दोस्तों। भारत ने कहा, क्या किया? भारत ने कहा कि भाई पड़ोसी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध निभाने की बात रखी। बोले भाई जिसका जो कुछ भी है वो हमसे ले लो, हमारा हमें दे दो, ये बात चली। तो जब ये वाली बात उठाई गई तो इस बात के आधार पर क्या होता है, 1974 में एक आइलैंड है जिस आइलैंड का नाम है कच्चा थीबू आइलैंड। तो जो कच्चा थीबू आइलैंड था ये भारत ने दे दिया किसको? ये भारत ने यूज करने के लिए दे दिया था, श्रीलंका को परमिशन दे दी, लेकिन श्रीलंका वालों ने इसको हड़प लिया और मछली सुखाने के नाम पर अब कंडीशन ये बना दी कि कोई भी अगर यहाँ पे जाता है भारतीय तो उसको शूट आउट कर देती है मछुआरे को नेवी। अब यहां दो तरीके से लड़ाई छिड़ी हुई है, भारत और श्रीलंका के बीच में लड़ाई छिड़ी हुई है इस आइलैंड को लेकर के। और तमिलनाडु की सरकार, जो राज्य सरकार है, वो केंद्र सरकार के ऊपर यह जवाब मांगती है कि हमारे एक आइलैंड को आपने बिना किसी संविधान संशोधन के, बिना हमारी परमिशन के श्रीलंका को आखिरकार कैसे दे दिया। तो ये एक चिंता का विषय है। और ये कहां पर है? ये आइलैंड पाक जल संधि में है। कहां पर है ये? पाक जल संधि में बना हुआ है, ये पाक जल संधि में स्थित है। किस नदी के डेल्टा को दक्षिण भारत का बगीचा कहा जाता है? एक नदी है जिस नदी का नाम है कावेरी। कावेरी नदी की अगर मैं बात करूंगा तो ये कहां से निकलती है? तो दोस्तों ये निकलती है ब्रह्मगिरी हिल। ब्रह्मगिरी हिल यानी कि ये नदी निकलती है ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। ये नदी निकलती है ब्रह्मगिरी पहाड़ी से, और कहां पर है? कर्नाटक में। अब ये कहां कहां बहती है? कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है। तो तमिलनाडु में जो ये डेल्टा बनाती है ना, वो ग्रीनरी के लिए जाना जाता है। तो तमिलनाडु का जो डेल्टा बनाती है इसी को ग्रीनरी के लिए जाना जाता है, इसी को दक्षिण भारत का बगीचा कहा जाता है। बाकी ये नदी तमिलनाडु और केरल के मध्य विवादित भी है। इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। और कावेरी नदी हमारे भारत की दक्षिणतम एकमात्र सदाबहार नदी है जिसमें पूरे साल पानी रहता है। यहां पर एक डैम बनाया गया है जिस डैम का नाम है कल्लानाई डैम। जो कल्लानाई डैम है वो चोल शासकों के द्वारा बनाया गया हमारे भारत का सबसे प्राचीनतम डैम है, जो इसी नदी पर है।
किस देश को नहरों का देश कहा जाता है? अगर मैं आपसे बात करूंगा दोस्तों पाकिस्तान की, तो जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बिल्कुल बीचों बीच से जाती है सिंधु नदी, और यहां पर सिंचाई करने के लिए फिर इसी से निकाली गई है नहरें। तो इन्हीं नहरों की वजह से इसे कहा जाता है नहरों का देश। और पाकिस्तान में एक घाटी पड़ती है जिसका नाम है स्वात घाटी, दरअसल में स्वात नदी का क्षेत्र है। इसे कहा जाता है पाकिस्तान का स्वर्ग कहा जाता है। और पाकिस्तान का स्वर्ग इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो ये पाकिस्तान का स्वर्ग है ना, इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां पर फूड प्रोडक्शन होता है बहुत ज्यादा। कांटो मैदान कहां पर स्थित है मेरे प्यारे दोस्त? जब हम जापान की बात करेंगे तो जापान में कांटो मैदान पाए जाते हैं। यहां पर होता है धान का उत्पादन। इसके अलावा अगर मैं बात करूंगा तो प्रियरी घास के मैदान कहां पाए जाते हैं? ये देखने को मिलते हैं उत्तरी अमेरिका में, प्रियरी घास के मैदान। आगे अगर मैं बात करूंगा तो दोस्तों डाउन्स कहां देखने को मिलते हैं? डाउन्स देखने को मिलते हैं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में। डाउन्स कहां देखने को मिलते हैं? ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों और क्या नाम है, डाउन्स के बाद फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो डाउन्स के बाद में जो है पंपास कहाँ देखने को मिलते हैं? पंपास देखने को मिलते हैं अर्जेंटीना में, है ना। और इसके बाद पंपास के बाद में पुस्टाज कहाँ देखने को मिलते हैं? ये पुस्टाज देखने को मिलते हैं हंगरी में। इसके अलावा दोस्तों पुस्टाज के बाद में अगर मैं आपसे बात करूंगा मर्ग घास के मैदान कहाँ पर हैं? ये हैं जम्मू कश्मीर में। बुग्याल कहाँ पर हैं? तो बुग्याल देखने को मिलते हैं हमारे उत्तराखंड में, ठीक है ना। स्टेपी कहाँ देखने को मिलते हैं? तो स्टेपी देखने को मिलते हैं एशिया में। सारे नाम बता दिए आपको। भारत में ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? हमारे भारत में जो ज्वालामुखी देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में दो प्लेटों का ज्वाइंट है, एक प्लेट है बर्मी प्लेट और एक है इंडियन प्लेट। इसकी वजह से हमारे भारत में पाया जाता है एक्टिव वॉल्केनो जिसका नाम है बैरन आइलैंड। हमारे भारत में पाया जाता है डोरमेंट वॉल्केनो जिसका नाम है नारकुंडम। हमारे भारत में पाया जाता है मड वॉल्केनो, कीचड़ वाला ज्वालामुखी, जिसका नाम है बारातांग। इसके अलावा प्रेजेंट टाइम में हमारे भारत में अंडमान निकोबार के अलावा कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई भी ज्वालामुखी आपको देखने को नहीं मिलेगा। म्यांमार में 2025 का भूकंप क्यों आया? क्योंकि यहां पर बर्मी प्लेट और सुंडा प्लेट, ये दोनों प्लेट आपस में क्लैश हुई। इसकी वजह से म्यांमार में एक फॉल्ट लाइन है जिसका नाम है सगाइंग फॉल्ट लाइन। सगाइंग फॉल्ट लाइन जो है वो एक्टिव हुई। तो जब सगाइंग फॉल्ट लाइन एक्टिव हुई तो सगाइंग फॉल्ट लाइन के एक्टिव होने पर क्या हुआ? सगाइंग फॉल्ट लाइन के एक्टिव होने पर यहां पर भूकंप आया, ठीक है ना। क्या हुआ? सगाइंग फॉल्ट लाइन के एक्टिव होने पर यहां भूकंप आया जिसकी तीव्रता 7.7 के आसपास रही थी। तो म्यांमार में भूकंप आने के पीछे यही कारण रहा है सबसे बड़ा। एलटीडी प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूंगा तो ये प्रोजेक्ट है सर लो टेम्परेचर थर्मल डीसैलिनेशन प्रोजेक्ट। क्या मतलब है सर इसका? इसका मतलब है निम्न ताप तापीय अलवणीयकरण परियोजना। इसका उद्देश्य क्या है? लक्षद्वीप का जो खारा पानी है, खारा पानी को किस में बदलना? ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि पेयजल में बदलना। आगे बात समझ में? खारे पानी को किस में बदलना? पेयजल में बदलना। क्लियर है जी? तो दोस्तों अगर हम बात करेंगे आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो तैयारी कर रहा है एसएससी के किसी भी एग्जाम की, तो वहां उस स्टूडेंट के लिए हम लोग लेकर के आ रहे हैं एसएससी प्रथम बैच। और ये एसएससी प्रथम बैच जो है ये 2026 में, ठीक है ना, हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 1 जनवरी से। आगे बात समझ में? 2026 में 1 जनवरी से हम लोग इस बैच की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें हर सब्जेक्ट के 2 एक्सपर्ट टीचर आप लोगों को सिलेबस कंप्लीट करा रहे होंगे, वो भी 2 साल की वैलिडिटी के साथ। क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।